हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डे 6 है, जिसमें हम लोग 2014 के क्वेश्चंस को देख रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 2013 के 60 क्वेश्चन देख लिया। फिर हम लोग 2014 के क्वेश्चन को शुरू किए थे, जहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन तक देख चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ इस कोर्स में हम लोग जो है पूरा 2011 से 23 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप आसानी से 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं उन बच्चों से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए होंगे। इसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बना है, और पूरा एक एक ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाला, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कोर्स। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। वो 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरा 2023 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, दिसंबर तक का टारगेट है कि पूरा दिसंबर में आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2023 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी हम लोग 15-15 क्वेश्चन करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोल रहा है द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी समटाइम्स अपियर इन न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू। बोल रहा है सीमांत, स्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। तो इसका देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एनडीटीएल जो बोलते हैं, ये तो बैंकिंग से ऑपरेशन है। तो ये तो हो गया 2014 का क्वेश्चन, जिसमें सिंपल सिंपल पूछता था। अब ये पूछेगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है ये क्या है। ठीक है, और कौन कौन इसका फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकता है। और दूसरा एनडीटीएल में डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल जो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो ये क्या होता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएसएफ क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आरबीआई का जब मौद्रिक नीति पढ़ते हैं तो आरबीआई दो टूल यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव टूल, मात्रात्मक उपकरण। ठीक, और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल, गुणात्मक उपकरण। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, मैंने ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, इसको हम लोग जनरल टूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट टूल भी बोलते हैं। जनरल टूल मतलब ये कि क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोग जो जो उपकरण करेंगे उससे पूरे बैंकिंग व्यवस्था में प्रभाव पड़ता है, ना कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, सेक्टर में। इसलिए इसको जनरल टूल या इनडायरेक्ट टूल बोलते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी एक सेक्टर को, इसलिए इनडायरेक्ट कहलाता है ये। क्वालिटेटिव टूल्स जो होता है वो स्पेसिफिक टूल होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक सेक्टर को फोकस करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर को, इसलिए इसको डायरेक्ट टूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स आता है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा चीज़। तो इसमें जो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस उपकरण के द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में तीन चीज़ आता है। एक आता है रेपो रेट, रेपो दर, एक आता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, और तीसरा जो आता है वो आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो एमएसएफ से पूछा है। ठीक है, तो एमएसएफ क्या होता है, देखिए रेपो रेट क्या होता है, जैसे ये हमारा आरबीआई है, ये हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। याद रखिएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, और जिनके पास 5 लाख रुपया कैपिटल है, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल जो है उसमें उल्लेख है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में। तो वैसे बैंक आरबीआई से अगर लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, अल्प अवधि के लिए, और बदले में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, इस ये बोल के कि कुछ देर बाद हम आपको आप जो हमें लोन दिए हैं वो कुछ लोन हम आपको वापस कर देंगे, और आप हमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप हमसे लिए हैं सुरक्षा के तौर पे, ठीक है, बंधक के तौर पे, वो हमको दे दीजिएगा।
और बदले में हम आपको कुछ जो है ब्याज देंगे, उसी ब्याज को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? उस रेट पे जहाँ पे आरबीआई जो है बैंकों को जनरली एक महीना तक के लिए लोन देता है शॉर्ट टर्म में, और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को रखना पड़ता है, शेड्यूल्ड बैंकों को आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होगा, जहाँ पे बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देगा और आरबीआई जो है बदले में उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। तो रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, लेकिन दोनों जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और एमएसएफ क्या होता है? मान लीजिए अब बैंकों को अर्जेंट में लोन की ज़रूरत पड़ गई, जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पड़ सकती है, तो उस समय आरबीआई से बैंक जो है लोन उठाता है, ठीक है। आरबीआई से क्या उठाता है? लोन उठाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो ओवरनाइट लोन के लिए है, मतलब 1 दिन के लोन के लिए है, जो बैंकों को ज़रूरत पड़ता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को। तो उस समय बैंक क्या करता है, जितना भी उसका एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है बैंकों के पास, हम आगे बताएंगे, उसका मैक्सिमम 2% वो बैंक जो है उतना रुपया लोन ले सकता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन के लिए, ठीक है। और जो भी लोन दिया जाएगा वो 1 करोड़ होगा या उसके गुणक में होगा, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इस तरह होगा, मतलब 1 करोड़ के गुणक में होगा। और मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है? जितना भी बैंकों का एनडीटीएल है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, जिसके बारे में हम बताएंगे आगे, उसका 2% ले सकता है, ठीक है। इस पे ब्याज दर बहुत कम मिलता है, इस पे जो ब्याज दर होता है बहुत ज़्यादा देना होता है बैंकों को, इसीलिए बैंक जो है इसको लास्ट स्टेप में उठाती है। जब बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता है, उस समय बैंक अपना एनडीटीएल का 2% पैसा जो है ले सकती है मैक्सिमम आरबीआई से, और ब्याज दर बहुत अधिक होता है। ब्याज दर अभी प्रेजेंट जो चल रहा है एमएसएफ पे, वो चल रहा है 6.7%। कितना चल रहा है दोस्तों? 6.7%। और हमारा जो रेपो रेट चल रहा है अभी प्रेजेंट में, वो चल रहा है 6.5%। तो आप देख रहे हैं आरबीआई रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा मात्र 0.25% ही है, तो लेकिन देखिए बैंक थोड़ा सा रुपया लोन नहीं लेता है, करोड़ों रुपये लेता है, तो उसका 0.25% बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए एमएसएफ को बैंक जो है लास्ट में उठाता है, जब उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तब। और ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए ही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो एनडीटीएल तो आप समझ गए क्या है, एमएसएफ आप समझ गए क्या है। अब देखिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या है। देखिए नाम में क्या लिखा है, नेट। नेट मतलब प्लस और माइनस के जो नेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। निवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मांग और सावधि देताएं। देताएं मतलब ऐसा चीज़ जो देना है। तो बैंक को क्या देना रहता है? जो बैंक ने पैसा लिया है पब्लिक से, जो पब्लिक ने जो पैसा जमा किया है, वही बैंक के लिए लायबिलिटी है जो उसको वापस देना है। तो पब्लिक जो है 2 तरह का पैसा जमा करता है। एक पैसा जमा करता है डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंकों के पास, और दूसरा जमा करता है टाइम डिपॉजिट के रूप में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगा तब निकाल लेगा बैंक से पैसा, तो वैसे पैसा को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगा तब बैंकों से मांग लेगा, इसीलिए इसका नाम है मांग देताएं, ठीक है। और ये पब्लिक तो जमा कर रहा है, लेकिन पैसा किसका है? पब्लिक का है, तो बैंकों को वापस करना पड़ेगा ना, इसीलिए बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो डिमांड डिपॉजिट में जैसे हम जनरली सबका अकाउंट होता है, बिजनेसमैन का या हमारा आपका, वो होता है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो ये सब क्या है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो जितना पैसा आपने करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जमा किया है वो आप निकाल सकते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ये सारा चीज़, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जो कुछ समय बाद आपको मिलेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं लोग, एफडी कराते हैं। या रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन इसमें कुछ समय बाद पैसा दिया जा रहा है। मान लो इस साल हम लोग 1,000 रुपये जमा करेंगे, अगले साल 2,000 जमा करेंगे, फिर जमा करेंगे 5,000। तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। बार बार जमा, रिकरिंग मतलब बार बार जमा हो रहा है। और एफडी में क्या करते हैं? एक ही बार पैसा जमा करते हैं, लेकिन दोनों टाइम के लिए करते हैं, इसलिए टाइम डिपॉजिट है। कुछ समय बाद ही पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले आपको चाहिए पैसा तो एफडी या आरडी को तोड़ना पड़ेगा, और जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था पूरा टाइम के बाद उतना नहीं मिलेगा, कुछ पैसा काट के मिलेगा, इसलिए इनको टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। समझ रहे? तो जितना बैंकों का पैसा जमा हुआ डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में, अब कुछ पैसा होगा, मान लीजिए अगर हम बोले
आज कितना तारीख है, 2 दिसंबर है। और मान लो हमें निकालना है कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर को कितना बैंक का NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो देखिए 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में बैंकों के पास पैसा कुछ जमा हुआ होगा डिमांड डिपॉजिट के रूप में, और बहुत सारा पैसा हो सके पब्लिक निकाल भी लिए होंगे। उसी तरह कुछ पैसा टाइम डिपॉजिट में जमा हुआ होगा और कुछ पैसा निकाल लिए होंगे। तो इनका जो नेट आएगा प्लस माइनस करके, जितना पैसा बैंकों को आएगा उसको जोड़ेंगे, जितना बैंक वापस कर देगा उसको घटाएंगे, तो जो नेट आएगा उसी को बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, चाहे वो डिमांड है या टाइम है, इसलिए लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो ये बैंक ऑपरेशन के लिए। तो NDTL निकालने से क्या होता है, जो हमारा CRR है ना, और जो हमारा SLR है, ठीक है, ये NDTL पे डिसाइड होता है। अभी हमने MSF पढ़ा, MSF भी कितना था, 2% NDTL का था। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ NDTL से रिलेटेड है, इसीलिए बैंकों के लिए NDTL बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा A। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, खाली आंसर में मुझे बताना रहता तो फटाफट ख़त्म हो जाता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आंसर बताना नहीं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज आर द फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम द सर्विस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इन ब्रांचलेस एरिया। अगर जहाँ पे शाखा नहीं है बैंकों का, वहाँ पे व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा बैंक साथी के द्वारा लाभार्थियों की कौन सी सुविधा प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई एरिया है, ये गांव है एक, ठीक है, यहाँ पे कोई बैंक नहीं है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है। ये बैंक का ही व्यक्ति होता है जिसको, या फिर कोई टीचर भी हो सकता है, लेकिन बैंक उसको लाइसेंस देगा ये काम करने के लिए। तो बैंक एक व्यक्ति को, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक साथी, वो बैंक की तरफ से आता है। ये प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, जिसको विश्वास रहेगा बैंक पे, मतलब बैंक जिसको विश्वास करेगा और जिसको बैंक ऑथराइज करके भेजेगा। तो ये व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा पब्लिक है, अब इसको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो पैसे, और इसका पैसा बैंक में, या इसको खाता खुलवाने या कुछ करना है, तो ये बैंक का पेपर ला के आएगा, इन लोग से साइन उन करवाएगा और बैंक में जाके जमा करेगा। उससे क्या होगा, इनका अकाउंट खुल जाएगा। और मान लीजिए कुछ व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ है, इनको पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इसके पास ATM कार्ड है लेकिन ATM मशीन नहीं है, तो ये व्यक्ति अपने साथ एक माइक्रो ATM लेके आता है। इसके हाथ में एक मशीन होता है, हाथ, ठीक है, उसमें क्या करेगा, इसका कार्ड डालेगा, इसका अकाउंट नंबर ये सब टाइप करेगा, और जितना इसको पैसा चाहिए उतना पैसा यहाँ पे टाइप करेगा। उससे क्या होगा, उनके खाते से इतना पैसा कट जाएगा, लेकिन इस मशीन से, जिसको माइक्रो ATM बोलते हैं, माइक्रो ATM से पैसा नहीं निकलेगा। पैसा ये जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट है ये अपने हाथ से पॉकेट से निकाल के देगा, लेकिन कार्ड जो रहेगा ATM कार्ड, उसको इस मशीन में डालेगा, जो छोटा सा होता है हाथ में पकड़ने वाला मशीन। तो उस मशीन में कार्ड डालने से दिख जाएगा ये फलाना आदमी का अकाउंट है, और उससे उतना पैसा कट जाएगा, लेकिन पैसा ये निकाल के देगा अपने पॉकेट से, जितना जो है ये इसका अकाउंट में कटा है। ठीक है, पॉकेट से निकाल के देगा, मतलब ये नहीं कि अपने घर से दे रहा है, ये तो निकाल के देगा कैश गिन के पॉकेट से, लेकिन बाद में इसको पैसा बैंक दे देगा। ठीक है, लेकिन मशीन से पैसा नहीं निकलता वहाँ पे, यहाँ पे आपको हम ये बताने जा रहे हैं। बाकी बैंक जो काम करता है, खाता खुलवाना, साइन कराना, सब कराना, ये व्यक्ति भी खुद एक चलता फिरता बैंक के रूप में काम करेगा। बैंक का सारा डॉक्यूमेंट ले जा ला के ये इन लोगों को देता है, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो। उनका खाता खुलवाना, इंश्योरेंस फिंश्योरेंस, जो भी चीज़ बैंक करता है वही जाके ये व्यक्ति जाके जो बैंक में काम करते, वही बैंक वाला जो बैंक साथी है वो उनको घर ही में करवा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं बैंक साथी। और ये कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे बैंक नहीं होगा, क्योंकि बैंक रहेगा तो पब्लिक लोग चले जाएंगे, लेकिन बैंक है ही नहीं तो बैंक साथी अपॉइंट किया जाता है। तो इसका बोल रहा है कि इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज। सही बात है, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय या सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाता है। सही बात। फिर इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अगर पैसा जमा भी करना है तो ये इस पब्लिक इसको दे देगा ये पैसा। ठीक है, फिर ये आदमी जो है इस मशीन के द्वारा इसमें पैसा जमा करवा देगा, पैसा दे देगा। ये जो फलाना आदमी है गांव का, ये पैसा इसको दे देगा। फिर ये व्यक्ति जाके बैंक में या तो जमा कर देगा, या तो जो भी मशीन का यूज़ करके वो कर देगा। ठीक है, तो यह पैसा निकालना है तो कैसे मैंने निकालना है मैंने वो आपको बता दिया, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है, C। समझ में आ गया। अब देखिए प्रेजेंट में मई का न्यूज़ है, भारत सरकार जो है आपको पता है जैम ट्रिनिटी लेके आई थी, जनधन आधार मोबाइल, है ना।
जिसमें जनधन खाता, आपका आधार और मोबाइल से अगर लिंक है तो आप अपने खाता का जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सरकार डायरेक्टली आपके खाते में पैसा डाल देगी। उसको जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। अब सरकार लेके आ रही है बीमा ट्रिनिटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सबका देखिए खाता वाता सबका खुल गया। अब बैंक का कोई लोचा नहीं है, अब है बीमा का लोचा। बीमा, तो बीमा ट्रिनिटी में हम लोग 3 चीज़ फोकस करें। ट्रिनिटी मतलब 3, यहाँ भी जैम ट्रिनिटी था, 3 चीज़ फोकस किए थे, जन धन, आधार और मोबाइल। तो उसी तरह बीमा ट्रिनिटी में 3 चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बीमा ट्रिनिटी इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत में जो इंश्योरेंस है वो मात्र 5% लोग लेते हैं, और हमारा टारगेट है कि इंश्योरेंस को कवर को 10% बढ़ाना। अभी भारत में मात्र 5% लोगों के पास इंश्योरेंस कवर है, चाहे वो घर का इंश्योरेंस हो, गाड़ी का हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। ठीक है, और उसको करना हम लोग का टारगेट है 10%। ठीक, तो ये जो 10% इंश्योरेंस करने का टारगेट है, इसके लिए बीमा ट्रिनिटी जो है लेकर आया है एक संस्था जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लेकर आई है बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी में हम लोग 3 चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। एक है बीमा सुगम, तो बीमा को हम सुगम बना रहे हैं ताकि कोई भी लोगों को दिक्कत ना हो, बीमा का पॉलिसी होगा एकदम सुगम होगा। दूसरा लेके आ रहे हैं बीमा विस्तार, जिसमें बीमा का जो कवरेज है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, डिफरेंट टाइप का बीमा लेके आएंगे। जो व्यक्ति जैसा बीमा ज़रूरत पड़ेगा वैसा, जैसे मान लो किसी का फल का दुकान है तो उसके लिए बीमा होना चाहिए, फल उसका कवरेज होना चाहिए। किसी का गाड़ी का दुकान है तो व्हीकल का बीमा होना चाहिए। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग बीमा जो है हम लेने का बात कर रहे हैं, लाने का बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बीमा विस्तार। और तीसरा है बीमा वाहक। बीमा वाहक, बीमा वाहक मतलब जो लोग बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते थे, बैंक साथी, उसी तरह कुछ लोग बीमा वाहक का काम करेंगे, बीमा के बारे में लोगों को बताएंगे कि क्या बेनिफिट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और बीमा वाहक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम महिला लोग को हम लोग बीमा वाहक बनाएंगे। तो ये वीमेन डेवलपमेंट पे भी फोकस करें, वीमेन एम्पावरमेंट पे। तो आप बीमा वाहक के बीमा जो हमारा ट्रिनिटी है उसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया। IRDAI लेकर आई है। और 3 जो है इसका अंदर में बीमा सुगम, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। ठीक है, और टारगेट क्या है, 10% करना है, प्रेजेंट में 5% है। क्लियर? ठीक है, और मकसद ये है दोस्तों कि 2047 तक सबके लिए बीमा हो, इस तरह का बीमा फॉर ऑल है। और रिसेंट में टारगेट है कि 10% करना है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस और पर्पसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का के उद्देश्य हैं। देखिए दोस्तों, तो बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों वो किस टॉपिक का है, ये इकोनॉमी का है। पहला बात, इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक है, तो आप पढ़ेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, तो उसका है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहाँ पे, जब आप दोस्तों क्वांटिटेटिव टूल पढ़ेंगे उसमें है रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसमें आप पढ़ेंगे CRR कैश वाला और SLR लिक्विडिटी वाला। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है क्यों जो है CRR SLR बैंक मेंटेन करती है। ठीक, समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए CRR क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो RBI एक्ट है, ठीक है, 1934, उसके तहत बैंकों को जितना भी उसका NDTL है उसका कुछ पैसा कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ता है? कैश के फॉर्म में किसके पास? RBI के पास। और कितना रखेगा? तो वो NDTL का कुछ % होता है। NDTL के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो कितना इसका मैक्सिमम रखेगा, NDTL का कितना रखेगा मैक्सिमम या कितना मिनिमम रखेगा, तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। वो RBI जो है टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। ये आपको याद होना चाहिए कि CRR का मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, वो RBI पे छोड़ा है। कोई ऐसा कानून वानून में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। ठीक है,
और इसको फोर्टनाइटली मतलब हर पखवाड़ा में मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आरबीआई जो भी बोलेगा कि 4% रखिए, ठीक है, तो उसका जो 4% एनडीटीएल का होगा वो 15 दिन के अंतराल में मेंटेन होना चाहिए। 15-15 दिन में देखा जाता है, ये डेली बेसिस पे चेक नहीं होता है, 15-15 दिन के अंतराल में वो चेक होता है। ठीक, तो पूरा मेंटेन करेगा, लेकिन जितना भी उसको मेंटेन करना है सीआरआर, उसका 95% डेली मेंटेन होना चाहिए। और अगर हम पूरा 15 दिन में देखेंगे तो पूरा मेंटेन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, मान लो कोई बैंक को 100 करोड़ रुपया मेंटेन करना है, सीआरआर उसका 100 करोड़ है, मतलब आरबीआई के पास वो 100 करोड़ रखेगा, लेकिन डेली उसको 95 करोड़ रुपया दिखना चाहिए कि 95 करोड़ रुपया उसका आरबीआई के पास जमा है सीआरआर के रूप में, और 15 दिन में उसका पूरा 100 करोड़ रुपया कवर होना चाहिए। ये इसका मतलब है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बैंक सीआरआर को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, और सीआरआर किसको फॉलो करना है, वो करना है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को। ठीक, और अगर बैंक फॉलो नहीं करता है सीआरआर, ठीक है, तो उसको पास पेनाल्टी लगता है। क्या लगता है? जुर्माना लगता है, जो बैंक रेट का 3% होता है। और अगर बैंक फिर भी ना माने, तोड़ते रहे तो इसको बढ़ा के 5% कर जाता है। तो जितना हमारा बैंक रेट है, बैंक दर, उसका 3% या उसका 5% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कितने दिन तक वो नहीं सीआरआर मेंटेन करना है, उसका पेनाल्टी लगता है। अगर कोई बैंक सीआरआर को मेंटेन नहीं कर रहा है, या एसएलआर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो जो जुर्माना लगता है, ठीक है, वो 3% या 5% होता है। सीआरआर डिसाइड कौन करता है कितना होगा? वो डिसाइड करता है आरबीआई। कौन करता है? भारत का रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, सीआरआर का करने का मकसद ये था कि बैंक का कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखना चाहिए, ताकि बैंक ये नहीं कि जितना पैसा उसका पास जमा हो सब पैसा लोन में दे दे। तो लोन में लिमिट कंट्रोल करने के लिए जो है सीआरआर या एसएलआर लाया गया था। ठीक है, इसका मकसद यही था, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द एडवांस द बैंक कैन क्रिएट। क्योंकि देखिए, मान लीजिए बैंकों के पास एनडीटीएल जमा हुआ 100 करोड़, ठीक है, तो बैंक क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को दें, क्योंकि बैंक के पास जो पड़ा हुआ पैसा है, जमा हुआ पैसा, वो उसके लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो लोन नहीं देगा। क्योंकि इसको जो लोग पैसा जमा किए हैं, बैंक को उसको ब्याज भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ से लाएगा? वो जब तक लोन नहीं देगा। तो बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन दें। लेकिन मान लीजिए 100 करोड़ जमा हुआ, 100 करोड़ ही लोन दे दिया, तो लोन का पैसा तो कुछ समय बाद वापस होगा ना। लेकिन पब्लिक तो पैसा अपना मांग सकता है, जो डिमांड डिपॉजिट वाला है। तो इसीलिए ये प्रबंध किया गया, ये प्रोविज़न किया गया कि बैंक जो है अपना कुछ पैसा सीआरआर के रूप में या एसएलआर के रूप में रखेगा। सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास, एसएलआर के रूप में अपने पास, ताकि बैंक पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं दे। ठीक है, केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना ही सीआरआर और एसएलआर का मकसद था। ठीक है, तो सीआरआर तो आप समझ गए, बैंकों को और आरबीआई के पास कुछ पैसा, कितना पैसा वो आरबीआई डिसाइड करता है, रखना होता है, और ये आरबीआई एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, और अगर नहीं रखता है तो जुर्माना मिलता है। और रखने का मतलब यही है कि बैंक का जो लोन देने का क्षमता है उसको रोकना, ताकि बैंक डूब ना जाए। ठीक है, तो आंसर तो 1 होगा। अच्छा, एसएलआर क्या है? इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, इसको ऐसे ही हिंदी में बोलते हैं। ये जो है बैंक आरबीआई एक्ट में नहीं है, ये भी हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके तहत बैंक जो है अपने पास कुछ पैसा रखती है, कैश के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। बैंक जो है एनडीटीएल का कुछ पैसा रखती है। कितना पैसा रखेगी तो वो डिसाइड करता है आरबीआई। लेकिन याद रखिएगा, एसएलआर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40%। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0%। लेकिन कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। तो एसएलआर का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40%। किसका? एनडीटीएल का। बैंक के पास जितना भी डिमांड और टाइम लायबिलिटी जमा हो रहा है, उसका 40% मैक्सिमम एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है। बैंक अपने पास रखता है। मिनिमम 0% हो सकता है या मैक्सिमम 40, कितना होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगा। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एसएलआर को बैंक अपने पास रखता है। सीआरआर जो होता है वो आरबीआई एक्ट के तहत होता है। अब देखिए, जब बैंक जो है सीआरआर
मतलब कैश अगर आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई बदले में इसको कोई ब्याज नहीं देता है, ठीक है। लेकिन बैंक जब अपने पास कुछ पैसा जमा करके रखता है गोल्ड के रूप में, तो गोल्ड जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो बैंक को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ब्याज मिलेगा तो ब्याज मिलेगा तो फ़ायदा होगा। तो सीआरआर में कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमारा जो एसएलआर है उसमें फ़ायदा नुकसान हो सकता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो फ़ायदा, घटेगा तो नुकसान। समझ में आ रहा है? तो ये एसएलआर के बारे में था। अगर एसएलआर बैंक मेंटेन नहीं करेगा, इसको भी 15 दिन में मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो उसका भी पेनल्टी लगता है। जो हमारा बैंक दर होता है उससे 3% अधिक या 5% अधिक जो है हमारा एसएलआर हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका बैंक आपका सीआरआर एसएलआर के रूप में था। तो उसका मकसद यही है कि बैंक को जितना वो लोन दे उस पर कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये यही इसका मकसद है, ठीक है। इसके अलावा इसका मकसद और भी है कि पब्लिक का पैसा बैंकों में सेफ रखना। लेकिन यूपीएससी ने जो करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन ए माना है। पता है आपको कि पहले यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बहुत डिस्प्यूटेड होते थे, उसमें मल्टीपल व्यू होता था। लेकिन जो अब यूपीएससी अपने अब क्या कर रहा है, यूपीएससी जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें उतना आपको डिस्प्यूट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है, एनालिसिस कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी इसका अगर आंसर क्वेश्चन आएगा तब यूपीएससी इसका जो सही आंसर मानेगा वो 1 और 2 मारेगा। कि दूसरा भी सही है कि टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विथ बैंक सेफ, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित करना। तभी तो देखिए, अगर कुछ पैसा बैंक अगर लोन पे नहीं देगा, मतलब बैंक पब्लिक का पैसा सेफ, पब्लिक को जब ज़रूरत पड़ेगा तो मांग लेगा, इसका मतलब सेफ तो रखेगा ना, सिक्योर। लेकिन तीसरा मकसद नहीं है कि बैंकों को अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने से रोकना, ठीक है। बैंक तो ऐसे भी पैसा बाकी जो लोन है उस पर ब्याज दर को बढ़ा के अपना प्रॉफिट कमा ही सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है टू फोर्स द बैंक टू हैव द सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए आप जो है सीआरआर का पैसा को छेड़ नहीं सकते। इमरजेंसी कैश में आप सीआरआर का पैसा निकाल सकते हो, राइट। लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा 15-15 दिन में और डेली 95%, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी ने जो सही माना है वो मारा है ऑप्शन ए को, तो हम भी ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। वैसे 1 और 2 मेरे हिसाब से दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा तो अब वो 1 और 2 को मारेगा, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सीआरआर एसएलआर के बारे में मैंने जितना चीज़ बताया वो सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो एसएलआर है वो है हमारा 18% के आसपास। ये चेंज होते रहता है, इस याद करना नहीं है, खाली याद करना है कि मैक्सिमम 40% है, हो सकता है, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो पब्लिक तो बैंक जो है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा उसको आरबीआई के पास, है ना। तो बैंक लोन कम देगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो हमारा जो अगर महंगाई अगर है मार्केट में तो महंगाई कम होगा, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा पब्लिक कम लेगा, क्योंकि बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है सीआरआर के रूप में। तो जब जब जितना अगर बैंक में पैसा कम रहेगा, चाहे वो सीआरआर बढ़ेगा या एसएलआर बढ़ेगा, तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, तो पब्लिक को लोन कम देगा बैंक। इससे हमारे अर्थव्यवस्था में जो है पैसा कम जाएगा और महंगाई कंट्रोल में रहेगा। तो ये थोड़ा याद कर रखिएगा, थोड़ा सीआरआर बढ़ेगा या एसएलआर बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, एमएसएफ बढ़ेगा, तो सारा केस में हमारा महंगाई कंट्रोल होता है आरबीआई के द्वारा। तो तीसरा का 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। बोल रहा है कि रिसेंटली ए सीरीज ऑफ अप स्प्रिंग्स ऑफ पीपल रिफर टू एज द अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। और हाल ही में अरब स्प्रिंग आया था, क्वेश्चन था 2014 का, तो उसी के आसपास अरब स्प्रिंग आया था, जहाँ पे जो शुरू हुआ था दोस्तों ट्यूनीशिया से, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने विरोध जो है सिविल सोसाइटी ने अपना आवाज़ उठाया था कि हमें लोकतंत्र चाहिए उसके लिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे अरब स्प्रिंग, जो अरब से शुरू हुआ और धीरे धीरे फैला, ठीक है। तो अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्वेश्चन जो पूछेगा तो वो हमें मैप पता होना चाहिए कि इजिप्ट जो है कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, टूनीशिया कहाँ पे है। और ये पता है आपको सभी क्या है, मिडिल ईस्ट में है। अगर इजिप्ट को छोड़ दें जो अफ्रीका में है, बाकी ये सब मिडिल ईस्ट का पार्ट है, जो जिसको इंडिया कहता है वेस्ट एशिया। क्या कहता है, वेस्ट एशिया, क्योंकि भारत के वेस्ट में स्थित है वेस्ट एशिया, लेकिन ब्रिटेन और जो पश्चिमी देश है उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो कौन क्या कहता है छोड़ो, हमें समझना भाई कि लेबनान किस देश से बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया किससे करता है, ट्यूनीशिया से। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों,
मैप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और मिडिल ईस्ट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और इस बार इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध भी हो रहा है, तो इसके कारण मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर हमारा टर्की है देखिए, तो देखिए दोस्तों टर्की किससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो टर्की की एक तरफ है ईरान, तो ईरान से करता है। ये है इराक, तो इराक से करता है। सीरिया से करता है। बाकी ये जो दो देश हैं ये और ये, इससे भी शेयर करता है, ठीक है। उसका देखिए सीरिया जो है बहुत देश के साथ करता है, ये टर्की से करेगा, ठीक है। इसके तरफ इधर देखिए इराक है ये, तो इराक से करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जॉर्डन है, तो जॉर्डन के साथ सीरिया का बॉर्डर है। उसका देखिए लेबनान है, तो लेबनान के साथ ये बॉर्डर है। छोटा सा बॉर्डर वो इजराइल के साथ करता है, ये पूरा इजराइल है, तो इजराइल के साथ करता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा अगर हम इजराइल का बोले तो इजराइल जो है वो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये पूरा इजिप्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जॉर्डन के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद सीरिया के साथ करता है, और ये सीरिया है ना, ये वाला बाउंड्री, और ये ऊपर जो है सीरिया के ऊपर क्या है लेबनान, तो लेबनान के साथ करता है, मतलब 4 देश के साथ करता है, ठीक है। अगर हम इजिप्ट का बात करेंगे तो इजिप्ट जो है वो लीबिया से बॉर्डर शेयर करता है, सूडान के साथ करता है, और यहाँ इजराइल है तो इजराइल के साथ करता है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखें ब्लैक सी, तो टर्की के ऊपर है तो आपका ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, तो इजराइल का जो बाउंड्री है वो मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है, ठीक। ये देखिए लीबिया है, ठीक है। तो ये हमारा अल्जीरिया है, ये वाला देश जो है अल्जीरिया है। ये है टूनीसिया, तो जो टूनीसिया है वो शेयर बॉर्डर करता है अल्जीरिया से और लीबिया से, ये पता होना चाहिए। अगर हम रेड सी का बात करें तो रेड सी देखिए सऊदी अरेबिया के बीच में है, इधर सूडान है, ये इजिप्ट है ना। ये देखिए जॉर्डन है, तो जॉर्डन का भी थोड़ा सा बाउंड्री है। ये नीचे इजराइल है, तो इजराइल का भी ये थोड़ा सा रेड सी को टच करता है, यमन टच करता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, जिबूती, तो जिबूती भी जो है रेड सी के मुहाने पे है कि नहीं है। और ये क्या है, इरिट्रिया, इरिट्रिया भी बॉर्डर पे है, ठीक। तो ये सारा ध्यान रखेंगे। उसी तरह ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन की खाड़ी, तो ये कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है। देखिए ओमान जो है वो पर्शियन गल्फ में के बाहर है, तो वो याद रखिएगा। कतर भी करता है, बहरीन भी करता है, ठीक है, तो वो थोड़ा याद रखना है। तो एक बार मिडिल ईस्ट का जो ये देश है ना, इसको कौन बाउंड्री करता है वो आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित देशों पर हमें विचार करना है। डेनमार्क है, अच्छा इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। बोल रहा इन निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आर्कटिक कहाँ है, किस एरिया को आर्कटिक बोलते हैं। तो ये हमारा अगर ग्लोब है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो 66 डिग्री जो लाइन होता है, 66 डिग्री नॉर्थ का जो लाइन होता है, इसके ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम लोग आर्कटिक बोलते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, ये जो लाइन है उसको हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और उसके ऊपर का जितना एरिया है उसको आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक काउंसिल। उस तो आर्कटिक काउंसिल में वही देश होंगे जो 66 डिग्री के ऊपर होंगे, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर हम इनको देखें तो ये बताइए यूएसए का जो है, तो आपको पता है यूएसए तो एकदम ऊपर तक है ना, अलास्का फलास्का, ठीक है, तो यूएसए होगा। और देखिए रशियन फेडरेशन, रूस भी, अगर ये आपका रूस है, अगर अमेरिका है तो रूस भी होगा। रूस भी तो भैया एकदम साइबेरिया ताइबेरिया तक एकदम ऊपर फैला हुआ है, ठीक है, तो ये भी होगा। ये बताइए हमको कनाडा होगा कि नहीं होगा। कनाडा भी होगा, क्योंकि कनाडा जो अलास्का का पोर्शन है ईस्ट वाला, वो कनाडा को टच करता है। तो अगर अलास्का है भैया जो यूएसए का पार्ट है, तो कनाडा भी होगा, तो कनाडा भी होगा। ये बताइए जापान होगा कि नहीं होगा। जापान हो ही नहीं सकता, जापान तो भैया इतना नीचे है, जापान कितना नीचे है, साउथ कोरिया के थोड़ा सा ऊपर है। तो जापान तो हमको लग रहा है कि इधर होगा कहीं 66 डिग्री के बहुत नीचे, तो जापान तो नहीं होगा। अब बताइए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हमारा अगर नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, तीनों देश एकदम ट्रॉपिक जो हमारा आर्कटिक सर्कल है एकदम उसको टच करता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दोनों है,
ठीक है। अच्छा, डेनमार्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेनमार्क जो है वो आइसलैंड वाला जो एरिया है, डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है ना, वो उसी को वो डेनमार्क के अंदर में है ना, आपको पता होगा ना। देखिए मैप, तो देखिए दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है, तो अब दिख रहा है आपको आर्कटिक ओशियन, दिख रहा है कि नहीं। तो आर्कटिक ओशियन देखिए, ये नॉर्वे है, नॉर्वे का ये भी पार्ट है, ठीक है। अब देखिए आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक ओशियन टच कर रहा है इसको, यूएसए को, कनाडा को कर रहा है ना, ग्रीनलैंड को कर रहा है, पूरा आर्कटिक ओशियन है ना। देखिए इधर भी टच कर रहा है, नॉर्वे को, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, रूस। तो ये हो गया। अब देखिए जापान कितना नीचे है, नहीं है कि नहीं, कितना नीचे है जापान, साउथ कोरिया, देखिए यूनाइटेड किंगडम कितना नीचे है। तो आर्कटिक सर्कल जो है दोस्तों 66 डिग्री, ये पूरा एरिया होगा हमारा, होगा ये, लेकिन यूके नहीं होगा, जापान नहीं होगा, बहुत नीचे है ये सब, ठीक है। तो आर्कटिक जो हमारा सर्कल है, ठीक है, ये आर्कटिक जो काउंसिल है उसमें टोटल 8 देश, ठीक, उसमें कितने दोस्त हैं दोस्तों, टोटल 8। कौन कौन है तो अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो यूएसए होगा, एकदम होगा, अब सब लॉजिक पे निकलेगा, क्यों यूएसए होगा, क्यों रसिया होगा, क्यों कनाडा होगा, तो ये देश हो गए। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हो गया। एक हो गया डेनमार्क, ठीक है, और एक हो गया आइसलैंड। ये 8 देश हैं टोटल, 3 3 6 और 2 8। तो टोटल 8 देशों ने मिल के आर्कटिक काउंसिल दोस्तों बनाया था, ठीक है। तो जो आर्कटिक काउंसिल बना है, तो 1996 में, कब, 1996 में ओटावा एक डिक्लेरेशन हुआ था। ओटावा मेरे हिसाब से कनाडा में है, ठीक है। तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें ये जो 8 देश हैं वो बोले थे कि हम जो है आर्कटिक में सहयोग स्थापित करेंगे, आर्कटिक ओशियन के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, समझ गए। अब देखिए ये तो आंसर तो आपको पता चल गया कि डेनमार्क है, रूस है और अमेरिका है, जापान और यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो 1 3 और 5 इसका आंसर होगा, 1 3 5, ठीक है। लेकिन क्या आपको इतना ही जानने से काम हो जाएगा, तो नहीं, और भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अगर आर्कटिक से पूछा है तो आपको आर्कटिक के बारे में, इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा कि इंडिया का क्या है वहाँ पे रोल है, ठीक है। तो देखिए इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर तो नहीं है, ठीक। इंडिया जो है लेकिन वहाँ पे स्टडी करने के लिए अपना रिसर्च स्टेशन खोला है जिसका नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री जो है इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे, आर्कटिक में। इसके अलावा इंड आर्क करके इंडिया आर्कटिक करके भी रिसर्च स्टेशन इंडिया का जो है आर्कटिक काउंसिल में है, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो याद रखिएगा, नॉर्वे में है। कहाँ पे है, नॉर्वे। नॉर्वे में एक जगह है जिसका नाम है ट्रोम्सो। क्या नाम है, ट्रोम्सो, TROMSO। तो ट्रोम्सो में एक जगह है, ट्रोम्सो एक जगह है नॉर्वे में, वहाँ पे आर्कटिक काउंसिल का हेड क्वार्टर है। तो इंडिया जो है आर्कटिक काउंसिल का सदस्य तो नहीं है, लेकिन इंडिया यहाँ का ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को कि वो पर्यवेक्षक सदस्य है, ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है। वो सदस्य नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो 35 का आंसर हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। अब देखिए आर्कटिक के बारे में तो हो गया, साथ ही साथ हमें अंटार्कटिक के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अंटार्कटिक के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्कटिक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अंटार्कटिक है साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो अंटार्कटिक अगर कोई पूछेगा अंटार्कटिका क्या है, कहाँ है, तो आप बोलिएगा जो 60 डिग्री जो साउथ लेटीट्यूड है उसके साउथर्न पोर्शन का जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। आर्कटिक काउंसिल को बचाने के लिए कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका को बचाने के लिए हमारे पास अंटार्कटिक ट्रीटी है, अंटार्कटिक ट्रीटी है, ठीक है, ठीक है। 12 देश जो थे, 12 कंट्रीज, 12 देशों ने 1959 में, ठीक है, एक वाशिंगटन में मीटिंग हुआ, ठीक है। क्या मीटिंग हुआ, वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में। तो वाशिंगटन में एक मीटिंग हुआ 1959 में, जहाँ पे 12 देश जो है अंटार्कटिक ट्रीटी पे साइन किए, ठीक है। इंडिया साइन नहीं किया था उस समय, ठीक है ना। तो इंडिया साइन जो किया था दोस्तों 1983 में। कैसे याद रखेंगे, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता मान लो, तो उसी के खुशी में इंडिया ने वाशिंगटन कन्वेंशन को साइन किया और अंटार्कटिक ट्रीटी का मेंबर बन गया इंडिया, ठीक है। देखिए
आर्कटिक काउंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ था? नॉर्वे। ठीक, आर्कटिक का। अंटार्कटिक जो ट्रीटी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में एक जगह है ब्यूनोस आयर्स बोलते हैं, AIRES, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। तो हेड क्वार्टर है आपका किसका? अंटार्कटिक ट्रीटी का। याद रखिएगा, इंडिया शुरू से मेंबर इसका नहीं है, 1983 में बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ गया। अंटार्कटिक क्या होता है? 60 डिग्री लैटीट्यूड के बाद का जितना भी पानी या बर्फ़ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक एरिया। ठीक है, तो जिस तरह इंडिया ने आर्कटिक काउंसिल में रिसर्च करने के लिए हिमाद्री और इंडार्क करके संस्था बनाया है, रिसर्च स्टेशन बनाया है, उसी तरह से भारत ने अंटार्कटिक में स्टडी करने के लिए बहुत सारा रिसर्च स्टेशन बनाया है। एक बनाया है दक्षिण गंगोत्री, ये भारत का पहला रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिक के लिए है। ठीक है, वो याद रखिएगा। दूसरा रिसर्च स्टेशन हमारे पास मैत्री है, मैत्री। ठीक है, तीसरा रिसर्च स्टेशन है भारती। ठीक है, और एक जहाज़ भी बनाया है जिसका नाम है सागर निधि, जो अंटार्कटिक में घूमते रहती है, रिसर्च करते रहती है। तो ये सब इंडिया का रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए आर्कटिक में ये सारे देश दावा कर सकते हैं ये कि हमारा है, लेकिन अंटार्कटिका को दावा कोई भी देश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पूरे विश्व में 4 ग्लोबल कॉमन्स है, 4 जगह ऐसा है, 4 चीज़ ऐसा है जो पूरे पृथ्वी का है, ना कि कोई देश का। ठीक है, तो अंटार्कटिका ट्रीटी के द्वारा ये लोग क्या किया गया है, भले उसका सदस्य है लेकिन मकसद है कि यूज नहीं करेंगे रिसोर्स को, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे अंटार्कटिका को। क्यों? क्यों अंटार्कटिका जो है वो ग्लोबल कॉमन्स में आता है। ग्लोबल कॉमन्स मतलब ऐसा कोई 4 जगह है, 4 चीज़ है जो पूरे विश्व के लिए, कोई भी विश्व जो है उसको अपने उपभोग के लिए यूज नहीं करेगा। आर्कटिक को यूज कर सकते हैं ये देश, आर्कटिक काउंसिल वाले, लेकिन अंटार्कटिका को कोई भी देश यूज नहीं कर सकता। कोई भी यहाँ पे परमानेंट अपना घर वर नहीं बना सकता। जो भी काम करेगा सब रिसर्च करेगा। इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, परमानेंट है, लेकिन वहाँ पे हम रहेंगे नहीं, ऐसा हम बोले हैं, और रहेंगे भी सिर्फ रिसर्च के लिए। तो पूरे विश्व में 4 ग्लोबल कॉमन्स हैं। एक है तो आपका खुद अंटार्कटिका। ठीक है, दूसरा है हाई सीज, जो ऊंचे समुद्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, हाई सीज हो गया, आउटर स्पेस हो गया। ठीक है, और एटमॉस्फेयर हो गया। ये इसको 4 ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका 135 होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताए हैं वो सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है। बोल रहा है निम्नलिखित कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पे हमें विचार करना है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित युग्मों पे हमें विचार करना है। एक तरफ हमारा क्षेत्र है, ठीक है, और दूसरी तरफ कंट्री है। तो ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये क्षेत्र है कहाँ पे है या मैचिंग करने देता है, ये जनरली होता है करेंट अफेयर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा रसिया को देखने लगिए, माली कहाँ है वो देखिए, इराक कहाँ है, वो सब कोई मतलब नहीं। जो करंट अफेयर में जो चीज़ न्यूज़ में आ रहा है बस उसको ध्यान देना है। जैसे आपको पता है अभी कौन कौन सा न्यूज़ में क्षेत्र है। ऐसा भी हिमालय में भूस्खलन हो रहा है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में हिंसा है तो मणिपुर का बारे में पता होना चाहिए, बाउंड्री ये सारा नॉर्थ ईस्ट का। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। रसिया यूक्रेन में हो रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो मेन प्लेस है जो न्यूज़ में है बस उसी का मैप अच्छे से देखना है। ठीक है, सबका नहीं देखना है। तो जब हम करंट अफेयर आपको बताएंगे, ठीक है, विजन का मैगजीन आने दीजिए PD 365, तो उस समय जब आपका जो जो प्लेस न्यूज़ में होगा वहाँ पे एक जगह रहता है तो फिर मैं वहाँ से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2014 में ये सारा क्षेत्र न्यूज़ में था, उसी को लेके UPSC ने क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं करे यार, ये सब प्लेस तो हमें आता ही नहीं है। क्यों, कैसे आएगा? 2014 का कौन तैयारी कर रहा था अभी से 9 साल पहले से, है ना। तो देखिए जो चेचनिया है दोस्तों ये रूस में है। ठीक है, रूस में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कॉकस कॉकस या ऐसे CAUCASUS।
ये पहाड़ी में चेचनिया ट्राइब रहते हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है। सॉरी, चेचनिया जो है क्षेत्र है, कहाँ पे, कॉकस ट्राइब में। ठीक, रूस ने इसको एक्वायर कर लिया था, बस इतना, मतलब ये सही भी लाया हुआ है। ठीक है, जो दाफूर है ये माली में नहीं है, ये है सूडान में। सूडान भी न्यूज़ में रहता है, यहाँ हमेशा तख्ता पलट होते रहता है, ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट है ना, मिलिट्री पावर। तो सूडान हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी मैप देखेंगे जब हम करंट अफेयर देखेंगे, प्लेस इन न्यूज़, वहाँ हम कवर कर लेंगे। लेकिन माली नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जो स्वात वैली है, ये अपने मलाला यूसुफजई का पढ़ा हुआ अगर मैगजीन नॉवेल, तो स्वात वैली जो है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, हम आपको दिखाते हैं। देखो ये है स्वात वैली, है ना, सुंदर। ये है मलाला, तो मलाला जो है ये इसी एरिया से आती थी, स्वात वैली से। ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है, इसीलिए स्वात वैली को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इराक में नहीं है, तो जो सही है दोस्तों सिर्फ एक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यार ये प्लेस हमको नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कहाँ से आएगा। 2014 का ये क्वेश्चन है ना। हमें इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि जो प्लेस न्यूज़ में रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कहाँ पे है उतना ध्यान रखिए, क्योंकि हर साल यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे पूछते हैं जो आपका करंट अफेयर में न्यूज़ में रहता है। ठीक, तो मैं आपको कवर करवा दूंगा करंट अफेयर में, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो 36 का जो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में बताना है। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का। और साइंस एंड टेक में कहाँ पे, डिफेंस में। तो मतलब डिफेंस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो पूछा भी है। तो आपको पता है भारत सरकार ने, देखिए दोस्तों भारत जो का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इसके तहत ये शुरू किया गया था 1983 में। ठीक, इस प्रोग्राम का जो हेड थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत भारत में 5 तरह का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना था। कितने तरह का, 5, जिसको शॉर्ट में याद करने के लिए आप याद कीजिए पटना। तो P से पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि मिसाइल, T से त्रिशूल मिसाइल, N से नाग मिसाइल और A से आकाश मिसाइल। ये 5 तरह का मिसाइल डेवलप करना था। ठीक है, जो पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों, सभी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ से आप छोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये घूम के बैलिस्टिक पाथ में जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा, उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। एक मिसाइल होता है क्रूज मिसाइल, जो सीधा सीधा जाता है, ठीक, और नीचे नीचे रहता है। तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे साइंस टेक में डिटेल में। अभी मेरा बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ाना नहीं है, अभी जो क्वेश्चन है अग्नि मिसाइल के में वो पूछ रहा है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों, वो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से सतह पे मार करेगा ये। अग्नि जो है वो भी आपका सरफेस टू सरफेस है। ठीक, जो त्रिशूल है शंकर भगवान का याद कीजिए, कब होगा, सरफेस टू एयर। जो नाग है वो टैंक को उड़ाने वाला मिसाइल है। टैंक, इससे हम लोग टैंक को उड़ाते हैं। सामने से कोई टैंक आ रहा है तो यहाँ से नाग मिसाइल फायर करेंगे और ये टैंक को उड़ा देगा। आकाश मिसाइल जो है वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी और अग्नि ये सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह, और त्रिशूल और आकाश वो सरफेस टू एयर है, और नाग जो है वो टैंक, और सभी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, तो हम लोग 5 तरह का मिसाइल डेवलप कर रहे हैं इसके तहत। ये प्रोग्राम को 2008 में बंद हो गया। मतलब भारत सरकार बोला कि हम मिसाइल जो बनाएंगे तो यही, लेकिन अब कोई और नाम नहीं रखेंगे, इसी का अलग अलग वेरिएंट रिसर्च डेवलपमेंट चलता रहेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है। तो 2008 में इस प्रोजेक्ट को सरकार ने बंद कर दिया। आप कोई नया तरह का मिसाइल नहीं बना रहे, बल्कि उसी मिसाइल को अलग अलग हम लोग उसका रेंज चेंज कर देते हैं, पेलोड चेंज कर देते हैं, स्टेज चेंज कर देते हैं, तो वो कर रहे हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है अग्नि मिसाइल से। ठीक है, साइंस टेक में हम डिटेल में आपको पूरा डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे,
तो यहाँ पे हम लोग बात करें अग्नि मिसाइल का। ठीक है, तो देखिए, तो जो अग्नि है दोस्तों, वो टोटल अग्नि मिसाइल क्या है बताइए? सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मिसाइल है। तो टोटल अग्नि का 6 वेरिएंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह का अग्नि मिसाइल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारा जो नंबर का मिसाइल है वही उसका डिस्टेंस है। जैसे अगर हम बोलें कि अग्नि मिसाइल का रेंज बताइए आप, तो आप बोलेंगे सर अग्नि मिसाइल का जो रेंज है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक मार सकता है। अग्नि 2 का जो मिसाइल है दोस्तों, अग्नि 2 मिसाइल का जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के आसपास है। इतना मोटा मोटी आप याद रखिए। ठीक है, मतलब 2000 से 3000। ठीक, तो अग्नि 3 का मिसाइल का रेंज है 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक ये मार सकता है। 4 जो होगा कितना होगा, मोटा मोटी 4000 से 5000, 5 कितना होगा 5000 से 6000 किलोमीटर तक मार सकता है। और 6 जो है वो कितना है 6000 से 7000, कहीं कहीं 8000 भी लिखा हुआ है। इतना समझ गए? उसके बाद इसमें हम लोग जो ईंधन यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, वो सभी फ्यूल यूज करते हैं सॉलिड अवस्था में। ठीक, समझ गए? तो जो अग्नि 1 मिसाइल है वो सिंगल स्टेज है, मतलब एक स्टेज का उसमें सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, अग्नि 2 3 और 4 ये जो है 2 स्टेज का मिसाइल है, सॉलिड, लेकिन सभी सॉलिड रहेगा। अग्नि 5 और जो 6 है ये 3 स्टेज का मिसाइल है। स्टेज मतलब जैसे कि 1 स्टेज में मतलब ये हमारा मिसाइल हुआ तो नीचे से बस एक स्टेज का रॉकेट होगा, 2 स्टेज में 2 रॉकेट जल जाए, 2 फ्यूल होगा सॉलिड सॉलिड। 3 स्टेज में 3 होगा, ये जलेगा, फिर ये जलेगा और लास्ट में ये जलेगा, तो ऐसे। लेकिन सभी फ्यूल सॉलिड होता है, याद रखिएगा, मिसाइल में फ्यूल जो लगाते हैं वो सॉलिड है। ठीक है, भारत में अग्नि 3 तक हम लोग डेवलप कर लिए हैं और आर्मी में इसको शामिल कर लिए हैं। जो 4 5 और 6 है इसमें भी ट्रायल चल रहा है, अभी इसको शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है आपका अग्नि 4 से, तो पहला बोला इट इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, मैंने बताया कोई भी मिसाइल है अग्नि वाला कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर बोला इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 75,000 किलोमीटर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं अग्नि का मिसाइल, तो वारहेड का मतलब होता है कितना वजन वो ढो पाता है। ठीक है, तो देखिए अग्नि 3 को छोड़ देंगे आप, अग्नि 3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, अग्नि 3 का जो है 2000 के आसपास, 2000 केजी तक ले सकता है अग्नि 3। बाकी अग्नि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये बाकी जो मिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 केजी तक ले जा सकता है। अग्नि 3 कितना ले जा पाएगा, 2000 केजी मतलब 2 टन। और बाकी 1 2 4 5 6 अग्नि जो है वो 1000 टन, 1000 केजी मतलब 1 टन। तो यहाँ तक तो ये तो सही है कि अग्नि 4 जो है 1 टन तक ले जा पाएगा। लेकिन क्या ये 75,000 किलोमीटर, मैंने बोला कि जो अग्नि का नाम है अगर याद करना है तो बस वही याद कर लो। 4000, अग्नि 4 है तो 4000, 5000, 5 है तो 5000 से 6000, 6 है तो 6000 से 7000 किलोमीटर तक ले पाएगा। तो ये हमारा गलत है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों, केवल एक। समझ में आया कि नहीं है बताइए? इतना जो हम अभी आपको दिए हैं, समझाए हैं, समझ में आ गया? ठीक है, इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली बस पेन पेपर लेके बैठिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए ताकि दिमाग भी आपका रहे। बाकी इसका डिटेल नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्यों गलत है बाकी ऑप्शन समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 38। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कॉल्ड कोल बेड मीथेन एंड सेल गैस। ये किस का क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट का है? तो साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में भी कौन सा, तो एनर्जी हम पढ़ते हैं, ऊर्जा, तो उस सब्जेक्ट का साइंस एंड टेक सब्जेक्ट और ऊर्जा टॉपिक का ये क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो बोल रहा है कोल बेड मीथेन इज़ द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल
वाइल सेल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बोल रहा है कि जो कोल बेड मीथेन है उसमें वो जो रहता है वो मीथेन गैस रहता है जो कहाँ पे, कोयला के भंडार में मिलते हैं, जबकि जो सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और कुछ नहीं होता है। और बोल रहा है कि अवसादी सेलों से निष्क्रिय की जाती है। ये तो सही है कि जो सेल गैस है वो सेल से ही निकलेगा। जिस तरह से हमारा कोल बेड मीथेन है वो कोयला के बेड से निकलता है। जैसे मान लो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, मतलब ये ऊपर सरफेस है, कोयला यहाँ पे लेयर में है जिसको सीम बोलते हैं, SEAM, कोयला का सीम है ये, मतलब एक लेयर है। तो क्या होता है कि कोयला में कार्बन होता है, तो वही कार्बन क्या होता है कि जब डिकम्पोज होता है प्लांट एंड एनिमल तो कार्बन वो बनता है हमारा कोयला, तो उसके साथ कुछ मीथेन गैस भी उसके कोयला के जो बेड होता है, सीम होता है, उसमें फंस जाता है। तो फिर जब हम माइनिंग करते हैं तो वो मीथेन निकलता है, हम लोग निकाल सकते हैं खनन करके और फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन जो है आपका एक एनर्जी का सोर्स है ना। नेचुरल गैस इसी को तो बोलते हैं जो का CNG का गाड़ी चलता है, इसको हम लोग उसमें भी यूज अप करने लगे हैं, मतलब घर में CNG का यूज होने लगा है ना। ठीक है, तो ये तो सही है। और दूसरा है सेल गैस जो होता है दोस्तों, सेल गैस भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट रहता है गैस वो सेल गैस रहेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन ही रहेगा, और भी तो होगा कुछ, और भी इसमें बहुत सारा गैस होता है सेल गैस में, ठीक है। तो सेल गैस में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेल गैस जो है वो है आपका चाइना में, ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना में। और भारत जो है सेल गैस में कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब भारत में सेल गैस तो है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। सेल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है और सादी चट्टान है, तो उसमें जो गैस रहता है उसको सेल गैस बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर। सेल गैस को हम लोग निकालने के लिए हाइड्रोलिक दो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पहला टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। बहुत आसान है। तो सेल गैस को हम लोग निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल गैस है, सेल है, ठीक है, तो यहीं पे सेल गैस रहेगा सेल के बगल में। तो हमको इसको तोड़ना है पत्थर को, सेल को, तभी ना सेल गैस उससे निकलेगा। तो उससे तोड़ने के लिए हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर से पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पानी के प्रेशर से पत्थर को हम लोग तोड़ते हैं। तो अगर पानी में कुछ नहीं मिलाएंगे, ताज़ा पानी होगा तो उतना पानी का प्रेशर नहीं रहेगा और उतने फोर्स से वो नहीं तोड़ सकता है। इसलिए पानी को हम लोग गाढ़ा करते हैं, जिसके लिए हम लोग पहले मिलाते थे गुआर गम, ठीक है। गुआर गम आप जानते होंगे, उसका सब्जी भी बनता है, राजस्थान ये सब में खाते हैं, दिल्ली में भी बहुत मिलता है ठीक है, जिसको आप गवार फली बोलते हो वही, ठीक है। तो इसका जो बीज होता था दोस्तों, उसको पीस के इसमें मिलाएंगे तो पानी में, तो पानी गाढ़ा हो जाता था। और पानी जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो सेल जब उसको हम लोग सेल गैस में छोड़ेंगे तो पत्थर टूट जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। हाइड्रो मतलब पानी होता है, लेकिन उसको गाढ़ा कर देंगे ग्वारगम की मदद से और उसको पत्थर को तोड़ेंगे तो सेल टूट गया। अब सेल टूट गया तो फिर अब हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग एक ड्रिल पाइप लाएंगे और फिर उसके उसमें लगा होगा कटर, काटेगा, काटते काटते सीधा काटते काटते यहाँ से काटेगा और सेल गैस को इधर से इधर खींच लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्रिलिंग। ये दोनों टेक्नोलॉजी की मदद से सेल गैस हम लोग निकालते हैं। तो गुआर गम जो है राजस्थान ये सब में होता था, तो इसका उस समय बहुत डिमांड था USA में, क्योंकि USA यूज करता था और भी बहुत सारे देश यूज करते थे सेल गैस को निकालने के लिए, पानी को गाढ़ा करने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद सिंथेटिक गम बनने लगा। सिंथेटिक गम मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम लोग गम बनाने लगे, गोंद बनाने लगे, उससे पानी को गाढ़ा करते थे। तो ग्वार गम का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। और पंजाब और जो राजस्थान के जो किसान थे उनको जो है जो ग्वार गम लगाते थे उसको डिमांड उनका कम हो गया, ठीक है ना। तो सेल गैस जो भारत में है कहाँ कहाँ मिलता है तो हम बात करेंगे तो 6 लोकेशन पे, 6 स्थानों पे सेल गैस का भंडार जो है मिला है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 6 स्थान पे सेल गैस मिला है। एक है कैम्बे बेसिन, कैम्बे मतलब खंभात की खाड़ी में, जो अपने खंभात की खाड़ी पढ़ा होगा वहाँ पे कैम्बे बेसिन में। ये कहाँ है आपका, गुजरात में। तो पहला स्थान समझ में आया। फिर एक है असम में, एक एरिया है असम अराकन बेसिन। तो दूसरा है हमारा जगह सेल गैस वाला जहाँ मिलने का चांस है, असम
अराकन बेसिन, ARAKAN, अराकन बेसिन। फिर एक है गोंडवाना क्षेत्र, मतलब MP का क्षेत्र है गोंडवाना, गोंडवाना, MP राजस्थान, MP झारखंड वारखंड का वो गोंडवाना क्षेत्र। फिर है इंडो गैंगेटिक प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पे इंडस नदी और गंगा नदी मिलती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इंडो आप बोल सकते हैं उत्तरी मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन। चौथा स्थान ये है। पांचवा स्थान है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी का बेसिन में। अब फिर एक है कावेरी बेसिन, ठीक है, कावेरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, तो इंडो गैंगेटिक सबसे ऊपर, फिर इधर आ जाएगा असम वाला एरिया, फिर गोंडवाना, फिर खंभात की खाड़ी, फिर कृष्णा गोदावरी और फिर लास्ट में कावेरी। तो ये 6 स्थान पे जो हमारा पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उसने खोजा है कि भारत में 6 स्थानों पे बहुत ज़्यादा सेल गैस मिलता है, ठीक है। और पहली बार भारत में जो सेल गैस खोजा वो उस कंपनी का नाम था रिलायंस, ठीक है। तो भारत अभी इस पर खोज रहा है कि कहाँ कहाँ है और अच्छे से, लेकिन अभी हम लोग उतना प्रोडक्शन इसका नहीं करते, ठीक है, समझ में आया। और कोल बेड मीथेन मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये जो है सही है कि कोल बेड मीथेन जो है मीथेन गैस है जो कोल से भी मिलता है। सेल गैस में प्रोपेन ब्यूटेन सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज़ रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, इतना सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। साइंस टेक जब हमको पढ़ाएंगे तो और भी डिटेल में ये सारा टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये गलत है। और बोल रहा है कि इन इंडिया एबंडेंट कोल बेड मीथेन एग्जिस्ट बट नॉट सो फार सो सेल गैस रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड। बोल रहा है कि भारत में कोयला, संस्तर, मीथेन स्रोत बहुत आयात में है, किंतु सेल गैस के स्रोत नहीं पाएगा। अभी बताया कि 6 जगह सेल गैस का पाया गया है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है बताइए। तो दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन था आपका साइंस टेक का, और ये करंट अफेयर नहीं है। बताइए, करंट अफेयर है नहीं है। आप लोग पढ़ के जाते हैं PT 365, इससे क्वेश्चन आपका साइंस टेक का आता ही नहीं है। साइंस टेक का स्टैटिक के लिए आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। कोई बुक पढ़ता है बताइए। लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मुरनाल सर का इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एंशिएंट के लिए भी आप RS शर्मा पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए भी NCERT पढ़ेंगे, लेकिन साइंस के लिए क्या पढ़ते हैं आप? कुछ नहीं पढ़ते हैं, खाली पढ़ के जाएंगे PT 365। ये तो करंट अफेयर है ना भैया, इसमें सब चीज़ थोड़ी कवर करेगा वो स्टैटिक वाला। इसीलिए स्टैटिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि हर साल साइंस टेक से आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपका स्टैटिक रहता है। अगर स्टैटिक कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ है नहीं, हलवा है, ठीक। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को मैं नेगलेक्ट नहीं करूँगा, सब चीज़ को पढ़ाऊँगा, ताकि आप किसी भी मामले में बाकी लोग से कमज़ोर ना रहें, पूरा अच्छे से तैयारी करें और उनसे 20 रहें, 19 नहीं। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं साइंस टेक। अब अपने दोस्त लोग से पूछो कि साइंस टेक पढ़े हो तो क्या बोलेगा, अरे वो तो करंट अफेयर से आता है। अब बताइए, ये जो सेल गैस है ये करंट अफेयर है? कोल बेड मीथेन करंट अफेयर है? नहीं है ना। ये तो मीथेन का गैस हम लोग कब से कोल बेड मीथेन निकाल रहे हैं, सेल गैस हम लोग कब से कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहा है। 2010-11 में सेल गैस खोजा गया, UPSC क्वेश्चन पूछा है 14 में, तो 3 साल बाद करंट अफेयर थोड़ी रहेगा वो। तो ये सब स्टैटिक है, इसीलिए करंट अफेयर से इसको मिलाइए मत। तो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊँगा साइंस टेक, स्टैटिक पढ़ा के फिर करंट, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहे विथ रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। हाँ, अब ये करंट अफेयर बोल सकते हैं हम, क्योंकि हो सकता है चांगपा कम्युनिटी उस साल न्यूज़ में रहा हो। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इसको अगर करंट अफेयर में देखोगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है विद चांगपा कम्युनिटी इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पूरा दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बोल रहा है ये उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है भैया, उत्तराखंड में रहते हैं। बोल रहा है दे रियर द पश्मीना गोट दैट यील्ड ए फाइन ऊल। बोल रहा है कि अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है पश्मीना बकरी के बारे में, तो वो तुरंत बोल देगा भैया ये तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में मिलते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में थोड़ी मिलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि चांगपा कम्युनिटी अगर उत्तराखंड में है, तो पश्मीना गोट वो नहीं करते होंगे, राइट। क्योंकि या पश्मीना गोट अगर कर रहे हैं तो वो उत्तराखंड में नहीं रहते होंगे। बात समझ में आया कि नहीं।
इसका मतलब 1 और 2 साथ में सही नहीं है। फिर बोल रहा है दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये जो है उनको करंट अफेयर उस साल था, तो वो जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का उनको स्टेटस मिल गया था 1989 में ही, लेकिन उस साल बहुत न्यूज में था इसको लेके। ठीक है, पश्मीना को लेके। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। और ये भी सही है कि चांगपा कम्युनिटी उत्तराखंड में नहीं रहते, जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। लेकिन हाँ, वो पश्मीना जो बकरी होती है उसके ऊन से हमें जो है मिलता है आपका, उसका हम लोग निकालते हैं बकरी का ऊपर का लेयर, मतलब मार के नहीं, ऐसे ही वो करके उससे हम लोग ऊल बनाते हैं। फिर उससे हम लोग जो है स्वेटर ये सब बनाते हैं। बहुत गर्म करता है वो, बहुत महंगा भी मिलता है। करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है 2 और 3। ठीक है दोस्तों, सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 39 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। देखो, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखिए सेल गैस से जो अभी हम आपको बता रहे थे, सेल गैस के बारे में, ग्वार गम के बारे में, यूपीएससी ने उससे क्वेश्चन पूछा फिर से 40 में। बताइए, एक इधर से पूछ दिया 38 में सेल गैस के बारे में। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन 40 में जहाँ सेल गैस में यूज होता है ना ग्वार गम निकालने में, और फिर देखिए 40 में पूछ दिया। तो एक ही टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन, और वो भी सेम साल में। फिर बोलते हैं आप लोग कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करता है। अभी आपका वो लाइव एग्जाम्पल देख लिए, एक ही साल में 2 बार, मतलब 2 जगह। और अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 38 नंबर क्वेश्चन, एक 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए भाई, बोला इन इंडिया क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस गैस एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैंने बताया ग्वार गम का प्रयोग हम लोग सेल गैस को निकालने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रयोग करते हैं। तो ग्वार गम क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करने में जो पानी यूज करते हैं उसका डेंसिटी, उसका घनत्व, उसका जो वेट है उसको गाढ़ा कर देता है, थिकनेस बढ़ा देता है। इसलिए ग्वार गम का प्रयोग किया जाता था सेल गैस को निकालने में। लेकिन जब से जो है मानव निर्मित आया है थिकनर, पानी को मोटा करने वाला, तब से उसका डिमांड क्या हो गया है, कम। लेकिन इसमें पूछा है कि डिमांड बढ़ गया है, तो उस समय डिमांड हुआ था 14 में, फिर धीरे धीरे करके आके 15-16 में डिमांड घट गया। तो 1-1.5 साल डिमांड रहा, फिर कम हो गया। ठीक, तो इसलिए यूज करते हैं कि द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस, इसीलिए उसका डिमांड बढ़ गया था। और जो ग्वार गम है, मैंने बताया आपको, राजस्थान के एरिया में, गुजरात के एरिया में और हरियाणा, ये सूखा, तीनों सूखा एरिया है, ये तीनों एरिया में लगाते हैं ग्वार गम। ठीक है, क्या पता अगली बार कोई अब क्वेश्चन आपको दिखे 24 में जिसमें एक ऑप्शन लिख दिया ग्वार गम और पूछ दिया, ग्वार लिख देगा बस, ग्वार या क्लस्टर बीन लिख देगा। ठीक है, और बोल देगा कि इनमें से कौन सा जो पेड़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ये जो कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है में पेड़ है, तो ग्वार तो नहीं होगा क्योंकि इसके लिए ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तो वही इन्फॉर्मेशन आपका एक इन्फॉर्मेशन बहुत जगह में यूज होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। तो जो 40 का आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी। क्यों सही है बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। वैसे यूट्यूब में आपको दुनिया भर का ऐसे मिल जाएगा बकवास टीचर। ठीक है, जिसका मकसद कुछ नहीं, बस आपको गुमराह करना है। ठीक है, इसलिए डिटेल में पढ़िए तब फ़ायदा करेगा, नहीं तो फिर जल्दी पल्दी में तो दुनिया भर लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप टाइम भी वहाँ बर्बाद करेंगे और क्वेश्चन भी आपको नहीं सॉल्व होगा PYQ तो ना ही UPSC 2024 में आपका प्रीलिम्स निकालने में आपको मदद मिलेगा। तो फिर क्या मतलब है वो सारे फालतू वीडियो देखने का। ठीक है, चलिए बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवाल भित्ति, वो भारत में कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये पूछा है ना। तो ये कोरल रीफ ये किस चीज़ का टॉपिक है, ये आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, और जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास होते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है। हार्ड कोरल वो होता है जो रीफ बनाता है, सॉफ्ट कोरल होता है जो रीफ नहीं बनाता है। 3 टाइप का कोरल होता है, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटोल। ठीक है, ये सब बताया था। कोरल के लिए ना तो अगर फ्रेश वाटर है
वो भी नुकसान है। ठीक है, ताज़ा पानी नहीं होना चाहिए, हाँ क्लीन वाटर होना चाहिए, सलाइन वाटर, पानी में नमक होना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए। ठीक है, और पानी जो होना चाहिए वो क्लीन रहना चाहिए, क्लियर। ठीक है, ये सब बताया था। नमकीन पानी भी होना चाहिए, ये सब बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताए तो थे। ठीक है, अब देखिए कोरल कहाँ कहाँ मिलेगा, बताइए। अंडमान निकोबार, क्या ये समुद्र के पास है। तो क्या वहाँ पे आपको जो है सलाइन वाटर मिलेगा? मिलेगा। क्या वहाँ पे पानी फ्रेश है? नहीं। नमकीन है तो फ्रेश वाटर कहाँ से हुआ? नहीं है। क्लीन वाटर है, हाँ। पोल्यूशन कम है और नदियाँ बहुत कम वहाँ मिलती है, जिसके कारण पानी, नदियाँ नहीं है तो अपने साथ वो गाद लेके नहीं आएगी, डिपॉजिट लेके नहीं आएगी, तो पानी गंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लीन रहेगा पानी। सनलाइट मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के नज़दीक है तो सूरज का किरण पर्याप्त मिल रहा है, क्योंकि कोरल जो होता है वो खाना खुद बनाता है, तो उसके लिए पानी चाहिए आपको। ठीक है, समझ गए? तो ये तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि गल्फ़ ऑफ कच्छ, तो कच्छ की भी जो खाड़ी है वो कहाँ है आपका? गुजरात में, समुद्र के बगल में है। वहाँ सनलाइट मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आस पास है, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। क्या वहाँ पानी साफ़ है? साफ़ है, क्योंकि क्या नदियाँ वहाँ पे है? नहीं, नदियाँ वहाँ उतना नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये अगर तमिलनाडु आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसे निकला हुआ रहता है, उसको गल्फ़ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ठीक है, इसके बगल में पाक स्टेट है, यहीं से आपका श्रीलंका लिंक है। ठीक है, इधर। ठीक, तो क्या यहाँ पे ताज़ा पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या साफ़ पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि नदियाँ बहुत कम है। सनलाइट मिलेगा? मिलेगा, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है। ठीक है, तो ये भी होगा। अब सुंदरबन देखते हैं, तो सुंदरबन देखिए, क्या यहाँ पे सलाइन वाटर मिलेगा ज़्यादा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा है और डेल्टा में नदी मिलती है, तो नदी अपने साथ एक तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, तो सैलिनिटी पानी में लवणता कम होगा, तो कोरल के लिए नुकसान है। दूसरा, पानी यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा, साफ़ नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि नदी अपने साथ बहुत कचड़ा लेके आएगी, जिसके कारण पानी गंदा कर देगी। और आपको पता है कि कोरल के लिए साफ़ पानी चाहिए, क्योंकि कोरल को खाना बनाना हो गंदा पानी में नहीं बना पाएगी। प्लस गंदा पानी में अगर सेडिमेंट रहेगा तो कोरल का जो मुंह होगा वो बंद कर देगा और कोरल का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सुंदरबन में हमें कोरल नहीं मिलता है। ठीक है, सुंदरबन में आपको मैंग्रोव मिल जाएगा, लेकिन कोरल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पूरा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पूरा कोरल ही आइलैंड है, कोरल से ही बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान देना है। तो सुंदरबन नहीं होगा। बाकी कोरल के बारे में मैंने आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी में पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए ज़रूर। ठीक, तो 41 का जो आंसर होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा। अब मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भारत में जो मैंग्रोव है, अगर इसी में अगर मैं पूछ दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैंग्रोव रीफ, मैंग्रोव्स कहाँ पे है, मैंग्रोव का ट्री कहाँ पे पाया जाता है, तो इसी ऑप्शन का क्या आंसर होगा मुझे लिख के बताइएगा कि भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, वो लिखिएगा कि अंडमान निकोबार में मिलता है कि नहीं, गल्फ़ ऑफ कच्छ में, गोदावरी में मिलता है कि नहीं, सुंदरबन में मिलता है कि नहीं, गल्फ़ ऑफ मन्नार में मिलता है कि नहीं, अंडमान निकोबार में मिलता है कि नहीं। तो इस तरह से आपको एक मिल जाएगा। भारत में 7-8 जगह ऐसा है जहाँ पे आपको मैंग्रोव मिलता है। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है कि इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी किसका? एग्रीकल्चर में सॉइल इरोजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है भारत में जो मृदा का अपक्षय होता है, सॉइल जो इरोड हो जाता है, वो उसके लिए कौन कौन सा कारक जिम्मेदार है, वही पूछा है ना, किससे होता है मृदा की समस्या। ठीक है, तो ये बताइए। टेरेस कल्टीवेशन मतलब वेदिका कृषि, जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है, सर ये पहाड़ है, और पहाड़ पे हमें अगर खेती करेंगे तो बारिश होगा तो मिट्टी बह के नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पहाड़ में क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। यहाँ पे फसल उगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो पहले जो पानी सीधा आता तो पूरा मिट्टी को बहा जाता, लेकिन जब हम लोग सीढ़ी बना दिए हैं, ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि पानी जो है यहाँ से गिरेगा, फिर धीरे स्पीड स्लो होगा, फिर स्पीड स्लो होगा, फिर स्पीड स्लो स्पीड स्लो होगा। उसके कारण मृदा का जो इरोजन होगा वो कम होगा। इसीलिए मृदा का इरोजन का जो समस्या है, मृदा अपक्षय की जो समस्या है, वो वेदिका कृषि से संबंधित नहीं है। वेदिका कृषि तो सॉइल इरोजन का सॉल्यूशन है, मृदा अपक्षय का सॉल्यूशन है ना, समस्या नहीं है, निदान है। तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर बोला डिफॉरेस्टेशन, सही है कि अगर आप मान लीजिए पेड़ क्या होता है दोस्तों, पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़े रखता है ना, तो मिट्टी को बहने नहीं देता है। प्लस पेड़ जो होता है वो हवा के स्पीड को भी कम कर देता है, तो इसके कारण हवा भी मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी। इसका प्लस पानी के भी स्पीड को ये रोक लेता है पेड़, तो पानी भी इरोड नहीं कर पाएगा। और ये खुद ही इसका जड़ मिट्टी को पकड़े रखता है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो अगर पेड़ हटा देंगे तो ये सब जो पेड़ कर रहा था वो नहीं, वो सब ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी आसानी से इरोड हो जाएगा। इसलिए मिट्टी का जो इरोजन का समस्या है वो डिफॉरेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ काटोगे तो मिट्टी का इरोजन होगा। फिर बोल रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये बताइए कि क्या ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने से मिट्टी का इरोजन बढ़ता है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखिए रेनफॉल भी अधिक होता है और टेम्परेचर भी अधिक होता है, जिसके कारण पेड़ जो है वो बहुत आपका रहेगा। तो पेड़ रहेगा तो उसकी सॉइल इरोजन थोड़ी होगा, समझ रहे हो ना। सॉइल इरोजन जब भी होगा उसमें मानव का कारण बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो नहीं होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या हम वर्षावन में बात करेंगे तो पानी बहुत पड़ता है, जिसके कारण मिट्टी का जो ऊपर का लेयर होता है ना उसका मिनरल्स उड़ जाता है, हट जाता है। तो मिट्टी तो रहता है लेकिन ऊपर का लेयर ख़त्म हो जाता है, इसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग हो जाता है, ऊपर का लेयर का जो भी मिनरल्स है या तो ख़त्म हो जाएगा, नीचे इधर भाग जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा पानी से बह बह के मिट्टी के अंदर, जिसके कारण जो उसका टॉप सॉइल होता है वर्षावन में, अगर हम बात करेंगे कि जो ऊपर का सॉइल होता है सबसे ऊपर का मिट्टी वो अनुपजाऊ रहता है, इनफर्टाइल रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मिनरल्स है बह के कहीं और चला जाता है या फिर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में आपको इसीलिए वर्षावन में आप बड़े बड़े पेड़ तो दिखेंगे लेकिन घास नहीं दिखता है, क्योंकि घास उगेगा वहीं पे जहाँ पे ऊपर वाला मिट्टी उपजाऊ होगा। लेकिन वर्षावन में ऊपर वाला मिट्टी क्या होता है, उड़ जाता है या तो उसका लीचिंग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आ भी सकता है आपसे कि इसको अंडर कवर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या ग्राउंड कवर, इसको ग्राउंड कवर बोलते हैं। तो वर्षावन में जो या रेन फॉरेस्ट में जो ग्राउंड कवर होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन इस तरह का देते हैं कि बहुत आपको लग नहीं, जो नहीं पढ़ा होगा उसको लग भी सकता है कि अरे यार वर्षावन में तो पेड़ पौधा रहता है तो घास भी रहता होगा, घास वास नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। हमारा मकसद सिर्फ आंसर जानना नहीं है, उसका इर्द गिर्द जो भी पॉइंट बनेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सबको बताना है, ताकि आप एकदम साम दाम दंड भेद पूरा चीज़ सीख के और यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाल लेंगे। आपके पास सब अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण हो के आपको मैं मैदान में उतारूंगा, ठीक है, जो आपका 26 मई को प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है। तो आंसर जो होगा तो इसलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होगा, ठीक है। सही उत्तर जो है दोस्तों वो है आपका सिर्फ और सिर्फ डिफोरेस्टेशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण मिट्टी का इनफर्टाइल हो जाता है, मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए, तो 42 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। बोल रहा है कि द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो सबसे पहले देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट। बताइए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब ये हमारा अगर इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इसके 5 डिग्री ऊपर और कम से कम 5 डिग्री नीचे ये जो एरिया होता है, कहीं 10 डिग्री भी लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो 0 डिग्री जो नॉर्थ है, 0 डिग्री साउथ है, कहीं कहीं ज़्यादा भी लिखा है 10 डिग्री भी, तो उसको हम लोग बीच वाले एरिया को बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, भूमध्य एरिया बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो जलवायु होगा वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है दोस्तों, वहाँ पे सालों भर वर्षा होता है, ठीक है, सालों भर वर्षा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे विंड्स का रिवर्सल नहीं होता है। वहाँ पे आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इधर आता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ मिलता है। ये जो एरिया होता है वहाँ पे सालों भर एरिया होता है, यहीं पे डोल्ड्रम बनता है, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो ये टॉपिक किसका है? ज्योग्राफी का है,
ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ये जो एरिया है दोस्तों, भूमध्य एरिया, ऐसा नहीं है कि ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडिया में भी ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रहा है और बहुत आपको बारिश हो रहा है, जैसे दोनों होना चाहिए। जैसे वेस्टर्न घाट है, केरल का जो एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है ना। उसके बाद है बोल रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है दोस्तों, ये आपको मेडिटेरेनियन जो सी है उसके इर्द गिर्द रहता है। साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा मिलेगा। इस जलवायु का विशेषता ये है कि यहाँ पे जो विंटर होता है, मतलब ठंड जो होता है, वहाँ पे वो बारिश होता है विंटर में, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। ठीक है, बारिश होता है, रेनफॉल होता है। और जो समर होगा, गर्मी, समर वहाँ पे ड्राई रहता है, सूखा रहता है। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का विशेषता है कि समर वहाँ पे ड्राई होता है और विंटर में बारिश होता है। ठीक है, समझ गए। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट सिर्फ इक्वेटोरियल एरिया में होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सिर्फ मेडिटेरेनियन जो ओशियन है, भूमध्य सागर है, उसी के इर्द गिर्द रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरे जगह भी मिलता है, ये बस पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि विंटर में रेनफॉल होता है। भारत में भी मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पढ़ाए थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत में रबी के मौसम में, रबी के जब फसल को उगने के टाइम में विंटर में बारिश होता है, पंजाब हरियाणा में। बताया था कि नहीं बताया था? सर बताए थे। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। और ये बारिश क्यों होता है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आता है। ठीक, क्लियर। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी कोई विंड का रिवर्सल नहीं हो रहा है। मानसून क्लाइमेट, यहाँ पे क्या हुआ था मानसून क्लाइमेट में? जब ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस किया था, तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में प्रवेश किया था। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था, ये सब मैं पढ़ाया हूँ आपको, ज्योग्राफी का देखिए 2-3 दिन पहले पढ़ा है। जब विंड्स नीचे, जब सूरज नीचे आ रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो गर्म हो गया और इंडिया ठंडा हो गया, जिसके कारण हाई प्रेशर इंडिया में हुआ और लो प्रेशर यहाँ हुआ, जिसके कारण ट्रेड विंड जो है इंडिया से इधर आया, फिर ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया। तो आप देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो गर्मी के मौसम में जब गर्मी ख़त्म हुआ और बरसात शुरू हुआ, तो उस समय इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून बहा, और ठंड के मौसम में दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून हुआ। मतलब हवा पहले ऐसे जाती थी, अब ऐसे चेंज हो गई। ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून, और ये वाला जो हवा है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। ठीक है, तो हवा का चेंज हो गया, तो ये कहाँ होता है? ये होता है मानसून क्लाइमेट में। ठीक है, इतना हो गया। एक चीज़ और याद करेंगे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दारू का बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विटी कल्चर। क्या बोलते हैं? विटी कल्चर। शराब जो बनता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा आपको सिट्रस फ्रूट, जो खट्टा फल है, वो जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खट्टा फल के लिए विंटर में आपका रेनफॉल चाहिए, है ना। समझ में आया? तो इसीलिए इसका आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आंसर क्या होगा? मानसून जलवायु। समझ में आ गया? बाकी अगर आपसे पूछेगा इक्वेटोरियल और मेडिटेरेनियन तो बता देंगे ना। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोल रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ये किसका, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? या आप इसको एंशिएंट में भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप आर्ट एंड कल्चर में भी रख सकते हैं। जनरली आर्ट एंड कल्चर में हम लोग को एक चीज़ पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला। और वास्तुकला में एक है टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर का वास्तुकला। उसके बारे में हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पंचायतन होता है दोस्तों, उसका मतलब है पंच। पंच मतलब 5, आयतन मतलब डायरेक्शन। तो 5 डायरेक्शन में भगवान होते हैं, एक बीच में रहता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये मंदिर बनाने का एक मूर्ति कला है। या तो मूर्ति को कैसे रखो, वो मेन जो भगवान होते हैं ये होते हैं, उसके चारों तरफ भगवान उससे घिरे होते हैं, उसको बोलते हैं पंचायतन। ठीक है, समझ गए। तो ये मंदिर बनाने का क्या है दोस्तों? एक कला है। ठीक है, तो क्या होगा? ये एक स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं बाकी चीज़ किस चीज़ पे है। एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर। बताइए, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को क्या बोलते थे? सभा बोलते थे, आपने पढ़ा होगा सभा एंड समिति। वैदिक जब आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेदिक एज, ठीक है, तो वहाँ पे सभा समिति हुआ करता था।
तो जो सभा होता था वो बड़े लोगों का सभा ग्रुप को बोलते थे, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ये रिलीजियस सेक्ट, रिलीजियस संप्रदाय ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, चारवाक है ना, वो सब हमारा रिलीजियस सेक्ट है, ठीक है। तो ये तो है नहीं। प्रशासनिक अधिकारी, ये भी वो नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पे जो डाल दिया है अभी टर्म रिलेटेड टू एंशिएंट और मिटाइबल में कौन कौन सा टर्म है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप, मैंने जो भी पीडीएफ देता हूँ इम्पोर्टेंट वाला, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए, 44 का सी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, जब टेम्पल कला आप पढ़ते हैं तो 3 टाइप का टेम्पल कला होता है। एक नागरा शैली, एक द्रविड़ शैली, और एक होता है वेसर शैली, वेसर, ठीक है, या विसर भी बोलते हैं, वेसरा शैली। तो नागर शैली जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया, और वेसर शैली सेंट्रल इंडिया। वेसर शैली में दोनों का मिक्सचर दिखता है हमें, नॉर्थ का भी, नागर का भी, और द्रविड़ का भी, द्रविड़ शैली का भी, ठीक है, समझ गए। जैसे पंचायतन जो मंदिर है उसका कुछ अगर एग्जांपल हम देखें, तो आपने सुना है खजुराहो का मंदिर जो बनाए थे आपका चंदेला ने। तो खजुराहो मंदिर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा पंचायतन। जो लिंगराज मंदिर है, कहाँ पे है लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में, ठीक है। तो वहाँ भी आपको दिखेगा पंचायतन स्टाइल में मंदिर, ठीक है। अगर हम कंधरिया महादेव का बात करें, कंधरिया महादेव मंदिर, ये भी कहाँ है, एमपी में है, वो भी खजुराहो में है एमपी में। तो वहाँ भी आपको ये दिखेगा। अगर हम बात करें दशावतार मंदिर, दशावतार, तो यहाँ भी आपको दिखेगा पंचायतन, ये यूपी में है, देवघर यूपी में, ठीक, समझ गए। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित नदियों पे विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित, सुबनसिरी। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर बहती है, ठीक है। देखिए, अब ये सबसे पहले देखिए कि अरुणाचल प्रदेश से कौन नदी बहती है, इंपॉर्टेंट वाली, ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अच्छे से अगर पढ़े हैं, ठीक है, तब हम ये क्वेश्चन को बना देंगे आराम से, ठीक। तो आपको पता है कि जो बराक नदी है दोस्तों, ये बहती है आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में, ठीक है। अगर इतना आपको पता है कि ये मणिपुर से निकलती है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र में अगर नहीं मिलती है मतलब अरुणाचल प्रदेश से नहीं जाती है, मेनली जो रिवर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है वो अरुणाचल प्रदेश से हो निकलती ही है, या तो फिर सिक्किम से निकलेगी, या इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बराक नदी जो है, याद रखिए, मणिपुर जो हमारा पहाड़ी है उससे निकलती है, मणिपुर से, ठीक है, और नागालैंड, आसाम, मिजोरम, ये सब में बहती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, ठीक है। और मिजोरम न्यूज़ में भी था, सॉरी, मणिपुर न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मणिपुर पहाड़ी से बराक नदी निकलती है, ये थोड़ा याद कर लीजिए। लोहित जो नदी है दोस्तों और सुबनसिरी जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जो लोहित नदी है वो चाइना से निकल के अरुणाचल प्रदेश में घुसता है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। जो सुबनसिरी नदी है, ठीक है, ये भी आपका चाइना से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश में जाके आसाम में भारत मिल जाता है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र में। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपका सुबनसिरी। सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, अरुणाचल ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है आपका लोहित और सुबनसिरी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताएंगे। क्या हम बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल में अभी आपको। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सांगपो नदी के नाम से चाइना से निकलती है,
ठीक है, ये चीन है मान लो, और ये हमारा अगर अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत में नामचा बरवा से क्रॉस करती है और फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में घुसती है। ठीक है, तो जब ये भारत में इंटर करती है तो कुछ नदियाँ इसके राइट हैंड से मिलती है, कुछ नदियाँ इसके लेफ़्ट हैंड से मिलती है। ठीक है, नदी अगर ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में इधर से, तो ये उसका राइट हैंड हुआ, ये लेफ़्ट हैंड हुआ। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अगर हम बात करें कि दक्षिण से राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो एक नदी है तीस्ता। ठीक है, तो तीस्ता नदी है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्र को राइट हैंड से मिलती है। फिर है सुबानसिरी, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, ये भी राइट हैंड से मिलती है। ठीक है, एक है कामेंग, कामेंग ये भी जो है राइट हैंड से मिलती है। एक है मानस, मानस भी राइट हैंड से मिलती है ब्रह्मपुत्र में। अगर हम लेफ़्ट हैंड से बात करें कि नीचे से कौन सी मिल रही है, नीचे से इधर से, तो वो जो नदी है वो एक है लोहित, लोहित जिसके बारे में पूछा था। एक है धनसिरी, धनसिरी ये नागालैंड से आती है धनसिरी। ठीक है, उसके बाद है दिबांग, दिबांग नदी भी जो है वो लेफ़्ट हैंड से मिलती है, याद रखिए। ठीक है, कामेंग में मिलती है राइट हैंड से, दिबांग मिलती है लेफ़्ट हैंड से। एक नदी है कपिली, या इसको कोपिली भी बोलते हैं, KOPILI, कोपिली, ये भी नदी लेफ़्ट हैंड से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र के से है, और क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी में पूछा गया है नदियाँ से। नदी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में। ठीक है, ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो दोस्तों वो है हमारा 45 का बी। ठीक, हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 80 तक करेंगे। कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तकरीबन 34 क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे 80 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं आप देख रहे हैं कि कितना उसको एनालिसिस किया जा रहा है गहराई में। ठीक है, और ये आपका डेफिनेटली इससे जो टॉपिक है इर्द गिर्द आपको UPSC प्रीलिम्स 2024 को निकालने में बहुत मदद करेगा। ठीक, आप देखिएगा। ठीक है, आप आसानी से अपना मार्क्स जो है 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस सीख लिया, करना सीख लिया और देख लिया लेक्चर। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से 5 महीने के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कोर्स का फ़ी है मात्र 299 रुपीज़। इसमें पूरा प्रीलिम्स आपको पढ़ाया जाएगा, उसका टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसका नोट्स दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स, और नोट्स जो है वो अच्छे बुक का है। ठीक है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा और नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार फटाफट। ये रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। और बुक आपको अपने से क्या करना है, बस बुक को एक बार पढ़ लेना, बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स यहाँ पे बनाया आपको मिल जाएगा, और एक बुक का नहीं है, 2-3 बुक का नोट्स है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों, क्योंकि UPSC बहुत टफ होते जा रहा है और आपको जल्दी जितना बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये सारा चीज़ आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ CSET की भी कंप्लीट तैयारी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो आपको दे रहे हैं उसका PDF दे देंगे, सॉल्यूशन का PDF, और करंट अफेयर, ये सारा चीज़ जो है 5 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फी रहेगा 249। क्लास चालू होगा 1 जनवरी 2024 से, और क्लास के बारे में किस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसको मैं 23 दिसंबर को आपको बताऊंगा। ठीक है, और 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये कोर्स अपना पूरा 5 महीने का पूरा कंप्लीट चलेगा, और प्रीलिम्स निकालने में आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो PYQ है 2024 का, उसका क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 80 तक करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।